बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मुर्तज़ा कायद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। आज की इस वीडियो में हम आईफआरएस 16 लीजेस के स्टैंडर्ड में जो डिस्काउंट रेट का कॉन्सेप्ट है उसे डिस्कस करेंगे कि लेसोर और लेसी एक लीज कॉन्ट्रैक्ट को अकाउंट फॉर करने के लिए क्या डिस्काउंट रेट इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम एक लीज कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को देखें तो लीज कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वे द राइट टू यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट टू द लेसी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट सम कंसिडरेशन। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लेसोर एक आइडेंटिफाइड एसेट का राइट टू यूज, एक आइडेंटिफाइड एसेट को यूज करने का राइट लेसी को ट्रांसफर करे फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, जिसे हम लीज पेमेंट्स कहते हैं, और बदले में लेसी से कंसिडरेशन में लीज पेमेंट्स रिकवर करे। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लीज कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं और इसे आईफआरएस 16 के तहत अकाउंट फॉर किया जाता है। अगर तो मैं बात करूं लेसोर की, तो आईफआरएस 16 ये कहता है कि लेसोर एक लीज कॉन्ट्रैक्ट को अकाउंट फॉर करने से पहले उसे क्लासिफाई करेगा आइदर एज अ फाइनेंस लीज या फिर एज अ ऑपरेटिंग लीज। अगर तो एक लीज ऑपरेटिंग लीज है तो ऑपरेटिंग लीज के केस में जो भी हमारी रेंटल इनकम होती है उसे हम जनरली स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ओवर द लीज टर्म इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर लेसोर के परस्पेक्टिव से एक लीज फाइनेंस लीज है तो फाइनेंस लीज के केस में लेसोर अंडरलाइंग एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर देता है और अपने पास एक लीज रिसीवल रिकॉर्ड करता है। इस लीज रिसीवल को रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक डिस्काउंट रेट की जरूरत पड़ती है। लेसोर के पर्सपेक्टिव से ये जो डिस्काउंट रेट होगा ना, ये हमेशा इस्तेमाल होगा इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। लेसोर के पर्सपेक्टिव से जितनी भी कैलकुलेशन, जितनी भी डिस्काउंटिंग होगी, उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा दैट वुड बी इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि ये इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज है क्या, इसे कैसे डिटरमाइन किया जाता है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज बेसिकली लेसोर का एक रेट ऑफ रिटर्न है। लेसोर का एक रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि ये एक ऐसा रेट है जो कि लेसोर की फाइनेंस इनकम को, इंटरेस्ट इनकम को ओवर द लीज टर्म पीरियोडिकली सिस्टमैटिकली अलोकेट कर देता है। सर ये डिटरमाइन कैसे करेंगे? आपने ये देखना है कि लेसोर एक लीज अरेंजमेंट में क्या इन्वेस्ट कर रहा है, क्या कॉस्ट बियर कर रहा है, और लेसोर इस अरेंजमेंट से क्या अल्टीमेटली रिकवर करेगा, क्या हासिल करेगा। तो आप इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट लीज डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक लीज कॉन्ट्रैक्ट में, एक लीज अरेंजमेंट में लेसोर का आउटफ्लो या इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, तो दो चीजें लेसोर बेसिकली इन्वेस्ट करता है। नंबर वन, अंडरलाइंग एसेट, यानी कि अंडरलाइंग एसेट की फेयर वैल्यू, एंड नंबर टू, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट दैट इज बोर्न या दैट इज इनकर्ड बाय द लेसोर। तो एक लीज अरेंजमेंट में एंटर होने के लिए लेसोर को दो तरह की कॉस्ट, दो तरह के आउटफ्लोस, दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती है। एक एसेट की फॉर्म में, यानी कि एसेट की फेयर वैल्यू इन्वेस्ट करके। सेकेंडली, कोई ना कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हो सकता है कि लेसोर ने बियर की हो, बर्दाश्त की हो। ये बेसिकली लेसोर की कॉस्ट है, आउटफ्लोज है, इन्वेस्टमेंट है। दूसरी तरफ आपने ये देखना है कि लेसोर इस अरेंजमेंट से क्या हासिल करेगा। सर लेसोर इस अरेंजमेंट से हासिल करेगा लीज पेमेंट्स। लेसोर इस अरेंजमेंट से, लेसी से डिफरेंट तरह की लीज पेमेंट्स हासिल करेगा। अब इसमें डाउन पेमेंट आ सकता है, रेंटल्स आ सकता है, रेंटल्स में फिक्स रेंटल्स आ सकते हैं, वेरिएबल लीज रेंटल्स आ सकते हैं, बार्गेन परचेज प्राइस, एक्सटेंशन पेमेंट्स, टर्मिनेशन पेनल्टीज एंड गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। आसान अल्फाजों में लीज पेमेंट्स का मतलब है कि हर वो पेमेंट जो अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट हम रिकवर करेंगे, हर वो पेमेंट जो अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट हम रिकवर करेंगे, उसे हम सिंपली लीज पेमेंट्स का नाम दे सकते हैं। एक तो हो गई लीज पेमेंट्स। दूसरा, जब आपकी लीज टर्म एंड होगी तो एसेट की कुछ ना कुछ रेजिडुअल वैल्यू होगी। अब रेजिडुअल वैल्यू का कुछ पोर्शन हो सकता है कि लेसी ने गारंटी किया हो, तो जो गारंटीड पोर्शन है वो तो हमने लीज पेमेंट्स के अंदर कंसिडर कर लिया। लेकिन जो अनगारंटीड पोर्शन है वो भी लेसोर इन द फॉर्म ऑफ एसेट रिकवर तो ही करेगा ही ना। तो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू बेसिकली ये दो इन्फ्लोज हैं लेसोर के। अब आपने एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न, एक ऐसा डिस्काउंट रेट डिटरमाइन करना है जो कि आपके इनफ्लोज यानी कि लीज पेमेंट्स और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यूज को एग्जैक्टली मैच करे आपकी कॉस्ट से, यानी कि एसेट की फेयर वैल्यू और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट से। तो जो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न या इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया जाएगा उसे हम सिंपली इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज का नाम दे रहे होंगे। एक ऐसा रेट, एक ऐसा इंटरेस्ट रेट, एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न जो कि लेसोर की इन्वेस्टमेंट्स और इनफ्लोस को रिकंसाइल करे। लेसोर की इन्वेस्टमेंट या आउटफ्लोस में दो चीजें हैं, अंडरलाइंग एसेट की फेयर वैल्यू एंड इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। लेसोर के इनफ्लोस में दो चीजें हैं, लीज पेमेंट्स और अनगारंटीड पोर्शन ऑफ द रेजिडुअल वैल्यू। तो एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न जिसमें इन सारे कैश इनफ्लोस और आउटफ्लोस की नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी जीरो हो जाए, इसे हम इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज का नाम दे रहे होंगे। अब हम बात करते हैं लेसी के पर्सपेक्टिव से। लेसी के पर्सपेक्टिव से आईएफआरएस 16 ये कहता है कि एक लीज कॉन्ट्रैक्ट को अकाउंट फॉर करने के लिए, एक लीज लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपकी पहली प्रायोरिटी होगी कि आप यूज करोगे इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। इन केस के इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज लेसी के लिए डिटर्मिनेबल ना हो, लेसी इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज डिटरमाइन ना कर सके, तो फिर इस केस में लेसी अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट भी इस्तेमाल कर सकता है। देखिए,
इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज का जो लफ्ज यहाँ इस्तेमाल किया है, ये तो सेम वही है जो लेसोर के पर्सपेक्टिव से। तो फिर सवाल ये क्रिएट होता है कि लेसी को इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज मालूम ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हो सकता है कि लेसी को ना मालूम हो कि अंडरलाइंग एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है। हो सकता है कि लेसी को ना मालूम हो कि लेसोर ने कितनी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर की है। हो सकता है कि लेसी को ना मालूम हो कि एसेट की कितना ही रेजिडुअल वैल्यू का पोर्शन अनगारंटेड है। तो इन चार में से कोई एक या एक से ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर मिसिंग है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लेसी के लिए इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज डिटरमाइन करना पॉसिबल ना हो। इस सिचुएशन में लेसी क्या करेगा कि वो अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इस्तेमाल कर रहा होगा। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट क्या है? ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि जिस रेट पे लेसी नॉर्मली बैंक से या मार्केट से लोन ले सके, वो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। तो यहाँ पे जहन में एक बात आती है कि अगर मैंने 10 तरह की लीज अरेंजमेंट की हुई है, मैंने लीज अरेंजमेंट पे कुछ मोटर व्हीकल ली है, मैंने लीज अरेंजमेंट पे कुछ प्रॉपर्टीज ली है, मैंने लीज अरेंजमेंट पे कुछ फर्नीचर लिया है, तो क्या इन सब का इंटरेस्ट रेट सेम होगा? द आंसर इज नो। देखिए, इंटरेस्ट इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट को भी IFRS 16 ने डिफाइन किया है। पहले हम अगर इसकी डेफिनेशन रीड करें, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट की डेफिनेशन है, it is the rate of interest that lessee would have to pay to borrow funds to obtain an asset of similar value to the leased asset over a similar term with a similar security and in a similar economic environment। यानी कि एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि लेसी को बर्दाश्त करना पड़े, पे करना पड़े अगर वो फंड्स बोरो करे, सेम अमाउंट ऑफ एसेट के लिए, सेम वैल्यू ऑफ एसेट के लिए, सेम सिक्योरिटी, सेम टर्म्स एंड कंडीशन और सेम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। तो ऑब्वियसली अगर मैं मुख्तलिफ किस्म की एक से ज्यादा लीज कर रहा हूँ और सबके अंडरलाइंग एसेट्स डिफरेंट है, सबके अंडरलाइंग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट डिफरेंट है, सबकी कोलेटरल की वैल्यू डिफरेंट है, सबके एसेट की वैल्यू डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि हर अरेंजमेंट के लिए हमारा इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट अब डिफरेंट होगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे जॉट डाउन किए, इसे मैं कंसिडर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी हाई लेवल एरिया में कोई वैल्यूएबल लैंड लीज पे लेते हो, एज कंपेयर टू कि आपने कोई मोटर व्हीकल लीज पे ली। मोटर व्हीकल लीज का कोलेट्रल डिफरेंट है, हाई वैल्यू एरिया में हाई वैल्यू प्रॉपर्टी का कोलेट्रल डिफरेंट है। तो चूंकि सिक्योरिटी सेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों लीज का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट डिफरेंट होगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप एक बैंक से या लीजिंग कंपनी से $1 लाख की लैंड लीज पे लेते हो, या आप एक बैंक से लीजिंग कंपनी से $20,000 की कोई कार लीज पे लेते हो। अब अगेन, जो दोनों अंडरलाइंग एसेट्स उनकी वैल्यूएशन में काफी ज्यादा फर्क है, आप सेम अमाउंट ऑफ फंड बोरो नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कार 3 साल की लीज पे लेते हो, एज कंपेयर टू कि आप एक ऑफिस पे 10 साल की लीज पे लेते हो। एक केस में लीज टर्म 10 साल है, एक केस में लीज टर्म 3 साल है, तो इसका मतलब है कि दोनों की टर्म्स एंड कंडीशंस डिफरेंट है, दोनों का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट डिफरेंट हो सकता है। इसी तरीके से मैं कैपिटल सिटी में कोई ऑफिस स्पेस रेंट पे लेता हूँ, या फिर मैं कोई चीप एरिया में वेयर हाउस रेंट पे लेता हूँ, तो ऑब्वियसली दोनों कोलेट्रल डिफरेंट है, दोनों की वैल्यू, दोनों की स्ट्रेंथ, दोनों का एनवायरमेंट डिफरेंट है, दोनों का इंक्रीमेंटल रेट डिफरेंट हो सकता है। सेम इसी तरीके से एक लीज अरेंजमेंट किया मैंने 1 जनवरी 2017 पे, और एक लीज अरेंजमेंट में करता हूँ 1 जनवरी 2019 पे। तो जब मैं दो डिफरेंट डेट्स पे लीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सेम नहीं होगा। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सेम नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट भी डिफरेंट होगा। तो लेसोर के पर्सपेक्टिव से आपने हमेशा इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट एनालिसिस इस्तेमाल करना है। लेसी के पर्सपेक्टिव से अगर इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट एनालिसिस मालूम है, आप उसे इस्तेमाल करेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट एनालिसिस डिटर्मिनेबल नहीं है, तो फिर हम इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इस्तेमाल करेंगे। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट के हवाले से हमने डिस्कशन क्या की कि इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट बेसिकली लीज स्पेसिफिक होगा। देखें, द डेफिनेशन ऑफ द इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट implies The definition implies that incremental borrowing rate is not only specific for lessee but also for the underlying asset. And that's the reason that you cannot use the same incremental borrowing rate for all of your leases. अगर मैं डिफरेंट तरह के एसेट्स डिफरेंट एनवायरमेंट में डिफरेंट वैल्यूएशन के डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस पे लीज पे ले रहा हूं, तो ऑब्वियसली सबका इंटरेस्ट रेट सेम नहीं होगा। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट बेसिकली लीज स्पेसिफिक रेट है। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि हम ये इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट डिटरमाइन कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए आपने सिंपल से दो स्टेप्स फॉलो करना है। स्टेप वन, टेक सम ऑब्जर्वेबल्स। स्टेप टू, मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। पहला काम आपने ये करना है कि आप एक ऑब्जर्वेबल रेट पिक करें। ये ऑब्जर्वेबल रेट कहां से आएगा? अब ये देखें कि आपने पास्ट में जो सिमिलर बोरिंग्स की हैं, उस पर आपको क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज हुआ है। या आप ये देखें कि आप अगर राइट नाउ करंटली बैंक से बोरिंग करते हैं सेम अमाउंट की, सेम सिक्योरिटी और सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे, तो बैंक किस इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन देने के लिए तैयार है। तो इससे हमारे पास एक ऑब्जर्वेबल रेट आ जाएगा।
ऑब्जर्वेबल रेट आने के बाद हो सकता है कि हमें से कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करनी पड़े अपने स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस को अकाउंट फॉर करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने जो पास्ट सिमिलर बोरिंग का रेट लिया वो किसी अनसिक्योर्ड लोन का रेट है, लेकिन लीज कॉन्ट्रैक्ट में तो अंडरलाइंग एसेट आपका कोलेट्रल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट जरूरी होगी। फॉर एग्जाम्पल कि आपने जब पास में बोरिंग्स की थी तब आपकी कंपनी की क्रेडिट प्रोफाइल लो थी, यानी कि आप एक रिस्क इतनी ज्यादा रिस्की कंपनी नहीं थे। लेकिन आज की तारीख में जब आप अपनी लोन लेने जा रहे हो, लीज पे कोई एसेट लेने जा रहे हो, तो आपका क्रेडिट रिस्क खराब हो चुका है, आपका क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ चुका है, तो आपने इस केस में यहाँ पे नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगी। तो अगर हम अपनी सारी डिस्कशन को कंक्लूड करें, सर लीज कॉन्ट्रैक्ट में फाइनेंस लीज को अकाउंट फॉर करने के लिए लेसोर इस्तेमाल करेगा इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज लेसोर का एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, जो कि उसकी इनफ्लोस और आउटफ्लोस की नेट प्रेजेंट वैल्यू को रिकंसाइल करता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू को जीरो पे लेकर आ जाता है। लेसोर की इन्वेस्टमेंट्स में आउटफ्लोस में अंडरलाइंग एसेट की फेयर वैल्यू और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, लेसोर के इनफ्लोस में लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू और अनगारंटेड रेजिड वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू आएगी। लेसी के पर्सपेक्टिव से हम इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इस्तेमाल करेंगे अगर अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर हम लेसी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है, ये जो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है ये लीज स्पेसिफिक है, यानी कि अगर मैंने डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स को लीज पे लिया है तो हर अरेंजमेंट का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट डिफरेंट हो सकता है। तो आई होप कि इस लेक्चर में मैं डिस्काउंट रेट अंडर आईएफआरएस 16 का कॉन्सेप्ट आपके साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।